नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं और आज हम आपको आपराधिक कानून में हुए बदलाव की जानकारी देंगे। 3 आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता 1 जुलाई से देश में लागू हो रहे हैं। बता दें आपको कि 1 जुलाई से ये देश में लागू हो गए हैं और ऐसे में आपराधिक प्रक्रिया तय करने वाले 3 नए कानूनों में त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए एफआईआर से लेकर फैसले तक को समय सीमा में बांधा गया है। ऐसे में आपराधिक ट्रायल को गति देने के लिए नए कानून में 35 जगह टाइमलाइन जोड़ी गई है। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने, जांच पूरी करने, अदालत के संज्ञान लेने और साथ ही दस्तावेज दाखिल करने और ट्रायल पूरे होने के बाद फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय है। ये तो ठीक है बुनियादी जानकारी। विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है परमानंद पांडे जी आपका। जी हाँ, तो परमानंद पांडे जी आपको कानून में बदलाव से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 0120612793 पर कॉल करिए या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। परमानंद पांडे जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल सर आपसे यही कि राजद्रोह कानून को खत्म किया गया है। सरकार के खिलाफ नफरत, अवमानना, असंतोष पर दंडात्मक प्रावधान नहीं होंगे, लेकिन राष्ट्र के खिलाफ कोई भी गतिविधि दंडनीय होगी। इसके बारे में बताएं, पहले क्या स्थिति थी और अब क्या है प्रावधान? नेहा जी, राजद्रोह कानून सचमुच में खत्म कर दिया गया है। इसमें यह है कि पहले क्या होता था कि राजद्रोह क्या माना जाता। पहले राजद्रोह का मतलब होता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात हो तो उसको राजद्रोह मान लिया जाता। जैसे आप प्रधानमंत्री के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, राष्ट्रपति के खिलाफ बोलिए तो उसको राजद्रोह। अब नए कानून के अनुसार ये व्यक्तियों या संस्था के खिलाफ अगर कुछ कर रहे हैं तो ये राजद्रोह के श्रेणी में नहीं आता, बल्कि भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता पर कहीं से कोई आंच आती है तो इसको राजद्रोह की श्रेणी में मान लिया जाता है। तो पहले क्या होता था? पहले स्थिति ये थी कि मान लीजिए अगर आपने प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला तो उसको कहते थे कि हम आपको खिलाफ सेडिशन का केस लगा दें। ऐसा कभी होता है? लोकतंत्र में कभी यह नहीं होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ या किसी संस्था के खिलाफ आरोप लगाएं आप या उसकी आलोचना करें तो उसको आपको सेडिशन का केस, सेडिशन चार्ज कर दिया, राजद्रोह चार्ज कर दिया। आपको बताएं कि ये आज से नहीं, बहुत पहले से सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय दे चुका है। एक महत्वपूर्ण निर्णय आपको हम बताएं कि जो इसमें बिहार सरकार का था, ये केशव सिंह स्टेट ऑफ बिहार, उसमें ये स्थिति थी कि वहां के एक विधायक ने सरकार के खिलाफ आरोप लगाया और कहा बगावत कर दीजिए, तो उसको लेकर के वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट तक आया और सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को रखा गया कि क्या ये स्थिति है कि हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच है या नहीं है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि नहीं, आपको पूरी तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच है और यह कतई सेडिशन या राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि विरोध करने का अधिकार आपको पूरी तरह से है। जहां पर अगर आर्टिकल 19(1)(a) की बात आएगी, जहां पर आपको ये स्थिति आएगी कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगी कि नहीं, वाक स्वातंत्र रहेगा कि नहीं, लिखने की आजादी रहेगी कि नहीं, तो वहां पर ये आपको लिखने की आजादी पूरी मिलेगी। लेकिन ये जो एक्ट आ गया है, इस एक्ट के तहत तो अब क्लियर हो चुका है कि व्यक्तियों के खिलाफ या किसी व्यक्ति संस्था के खिलाफ अगर आरोप या आलोचना उसकी करते हैं तो उसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में नहीं रहना जाएगा। लेकिन अगर कोई आदमी कहता है कि नहीं, हमको इस देश की अखंडता को खत्म कर देना है, हमारे देश को विभाजित कर देना है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस हाल में हुए थे जिसमें वो कहा गया था कि टुकड़े टुकड़े गैंग की बातें, कि भारत तेरे होंगे टुकड़े हजार। अब ये सब स्थिति जो बहकाने वाली है, जो प्रवोक करने वाली है, जो उत्तेजित करने वाली है, ये निश्चित तौर पर ये एक ऐसी आपराधिक घटना है जिसको कि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या किसी मुख्यमंत्री का या किसी व्यक्ति की आलोचना करूं तो ये निश्चित तौर पर अपराध नहीं होगा। यही नए और पुराने कानून में है
जो 124A आईपीसी का था, उसमें यह था कि व्यक्तियों के खिलाफ भी की गई आलोचना को भी राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में माना जाता था। लेकिन जो नया कानून आया है तो उसमें सेक्शन 150 सेक्शन 150 में अब ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि व्यक्तियों के नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ जो प्रोवोकेशन होगा, जो उत्तेजना फैलाई जाएगी, उसको राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में रखा जाएगा। जी, ठीक है सर। ये बताइए कि भारतीय न्याय संहिता में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है और इसे दंडनीय अपराध बनाया गया है। क्या परिभाषा है और कितनी सजा का प्रावधान है इसमें? देखिए, जो न्याय संहिता अभी आई है उसमें पहले तो ये था कि टेरर को डिफाइन नहीं किया गया था कि टेरर क्या है। टेरर का मतलब जैसे आतंकवाद, आतंक फैलाना हुआ, और उसमें ये ढंग से लोगों को इस ढंग से मजबूर कर देना कि अगर तुम ये करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो तुमको हम जान से मार डालेंगे, ये धमकी दे देना, या कोई और ढंग की चीजें हो जाएगी। जैसे 26/11 का वहाँ घटना हुई थी बॉम्बे में, इस ढंग की घटनाएं अगर होती हैं तो अब ये मान के चला जाता है कि ये एक टेरर एक्टिविटी है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, ये माने एक संगठित क्राइम अपराध है, और इसको लेकर के इस ढंग का कोई घटना होती है तो उसको मान लिया जाता है कि ये आतंकवाद से रिलेटेड घटना है और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन अगर वह ऐसी घटना नहीं है, जैसे छोटी मोटी चोरी डकैती या ढंग की घटना हो जाती है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, जो संगठित गिरोह का काम नहीं होता है, उसको आप नहीं मानते हैं। इसी नाते इसको कहा गया है कि ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को इस बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में इसको जोड़ दिया गया है और ये कहा गया है कि जो भी व्यक्ति इस क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आतंकवाद को फैलाने में सहयोग देगा वो उसके खिलाफ इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। जी, ठीक है सर। ये बताइए, संगठित अपराध के लिए नई धारा जोड़ी गई है, किसी सिंडिकेट की गैर कानूनी गतिविधि को दंडनीय बनाया गया है। सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए नए प्रावधान जोड़े गए हैं। इन प्रावधानों के बारे में सर थोड़ा डिटेल में जानकारी दें। अब आप देखिए कि पहले तो ये था कि जो ये स्थिति थी कि आपको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में कोई पता ही नहीं चलता था कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है। अब वो ऐसा है कि अब ये पता लगाया जाता है कि एक व्यक्ति, कोई मास्टरमाइंड कहीं पर बैठा हुआ है, तो मास्टरमाइंड को भी पकड़ने का काम होता है, और वो एक नहीं कई लोग संलिप्त होते हैं। तो उसमें पहले 1, 2, 4 लोगों को पकड़ा जाता था। अब तो ये देखा जाता है कि क्या ये सिंडिकेट है, क्या बाहर से बैठे हुए कुछ मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं, या कई लोग ऐसा है कि जो उनके गुर्गे काम करते हैं, जो लोगों के बीच में तो आते हैं लेकिन दिमाग किसी का काम करता है। तो इस चीज को इस संहिता के तहत ये जोड़ा गया है कि जैसे वो कोई मान लीजिए किडनैपिंग का काम करते हैं, या एक्सटॉर्शन का काम करते हैं, या लैंड ग्रैबिंग का काम करते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट किलिंग माने ठेके पर किसी की हत्या का काम करते हैं, तो ये सारी कामों के लिए कोई न कोई कहीं से जिम्मेदार होता है। वो 1-2 लोग होते हैं, वो नहीं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में कई लोग शामिल होते हैं जिसको इनको रखा जाता है कि ये करेंगे और लोगों में आतंक और जहर फैला देंगे। तो इसी स्थिति में इस नए संहिता में इस चीज को ध्यान में रखा गया है कि इनके लिए दंड दिया जाए। एक चीज और खास चीज कि जो पहले की संहिता से 124 में फाइन लगा दिया गया, वो तो इतश्री मान ली गई। इसमें फाइन नहीं, इसमें अगर किसी ने गंभीर अपराध किए हैं तो उसको आजीवन सजा और मौत की सजा भी दी जा सकती है, और उसके अलावा फाइन भी लगाई जा सकती है। और पहले ये नहीं था, पहले तो ये था कि लोग फाइन देकर के छूट जाते थे। अब ये स्थिति नहीं है, फाइन देकर छूटना नहीं होता है। पहले अधिकतम सजा लोगों को 7 साल तक की हो पाती थी, अब तो कम से कम 10 साल की सजा होती है। और यहाँ तक कि अगर उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भाग लिया है और हिस्सा लिया है, इस ढंग का और आतंक फैलाया है, तो उनको मौत की सजा भी दी जा सकती है। ये नए कानून की एक खास हिस्सा है। जी, ठीक है सर। गैंगरेप के लिए सजा सख्त की गई है, और ऐसे में अगर पीड़िता नाबालिग है तो सजा क्या होगी? मॉब लिंचिंग को दंडनीय अपराध बनाया गया है। इन सभी के प्रावधानों के बारे में सर थोड़े डिटेल में जानकारी दें। जी देखिए, गैंगरेप पहले भी होता था, गैंगरेप आज भी, अभी भी घटनाएं हो रही गैंगरेप।
ये क्राइम ऐसा है। गैंग रेप का मतलब क्या है? जहां एक व्यक्ति से अधिक ने किसी महिला के साथ जो कर्म किया है वो गैंग रेप की श्रेणी में आता है। अगर एक व्यक्ति करता है तो उसका अलग है, लेकिन अगर वो भी क्राइम है, लेकिन वो जो गैंग रेप माने एक से अधिक व्यक्तियों ने किसी महिला के साथ दुष्कर्म किया है तो ये गैंग रेप की श्रेणी में आता है। और गैंग रेप में क्या होता है कि महिला का तो मानमर्दन जो हुआ वो तो चाहे एक से किया हो चाहे कई लोगों ने किया हो, लेकिन ऐसा ये जानबूझ करके इसका प्लान ढंग से काम किया जाता है। तो अब इसके लिए क्या होता है कि अब ये सेक्शन 69 में, सेक्शन 70 में जो नया धारा बनी है उसमें रखा गया है कि ऐसा काम करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर दंड दिया जाएगा। यानी उसको सजा तो दी जाएगी, उसको मौत की भी सजा दी जाएगी, मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। लेकिन अगर ये महिला नाबालिग, पहले भी था कि अगर नाबालिग महिला है 12 साल से कम, अब उम्र को बढ़ा दिया गया 18 साल। अगर 18 साल से कम की महिला है, लेडी है, लड़की है, तो ये क्राइम और गंभीर हो जाता है। ये अपराध छोटा मोटा नहीं रह जाता है। 18 साल से, वैसे तो बलात्कार अपने आप में बहुत बड़ा दुष्कर्म है, बहुत बड़ा अपराध है, ये दुष्कर्म है, लेकिन अगर वो 18 साल से कम उम्र की लड़की है तो उसका ये समझिए कि जो काम उसके साथ ये दुष्कृत्य करने वाले लोग हैं वो और भी कठोर दंड के भागी बनेंगे। ऐसा नए कानून के अंतर्गत है, इसको जोड़ा गया है। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि इसको जो रेप है, गैंग रेप अपने आप में एक अपराध है, लेकिन गैंग रेप उससे बड़ा अपराध है। और उससे भी बड़ा अपराध है कि अगर वह लड़की या महिला 18 वर्ष से कम है, नाबालिग है, तो और भी बड़ा अपराध है। इसी चीज को इसमें ध्यान में रखा गया है और दंड को और कठोर बना दिया गया है, ये जिससे कि लोगों को बाद में एक सबक मिले और कभी इसके बारे में सोचें भी। परमानंद जी, ये बताइए कि शादी, रोजगार, प्रमोशन, झूठी पहचान आदि के झूठे वादे के आधार पर यौन संबंध बनाना नया अपराध है या फिर प्रावधान है? ये तो बहुत ही, आप होता है आईपीसी में भी इस चीज को रखा गया है कि किसी को झांसा देकर के शादी करना, किसी के खिलाफ कुछ और भी ऐसा उसको नौकरी के लालच दे के रखना कि तुमको मैं नौकरी में रख लूंगा, ऐसा यौनाचार करना आप समझिए कि ये बहुत बड़ा गंभीर अपराध है, बहुत ही गंभीर अपराध है। मैं एक चीज और उसमें ये बता दूं कि ये भी एक ये सिंडिकेटेड क्राइम के अंतर्गत आता है। ये एक तरह से अपराध इस ढंग का है जिसको आप मान के चलिए कि ये तो देश के खिलाफ नहीं है। देश के खिलाफ तो अंग्रेजों के इतिहास उसमें था कि इसको रखा गया था, सेडिशन को तब रखा गया था जब वो अंग्रेजों के खिलाफ कोई बगावत उठाता था तो उसको वो मान के चलते थे। उसमें तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। लेकिन बाद में ये किया गया कि नहीं, अब वो व्यक्तियों के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार संप्रभुता के खिलाफ। लेकिन ये अपराध जो है, ये अपराध किसी लड़की के साथ उसको आप कहते हैं कि हम तुम्हारे साथ तुमको नौकरी में दे देंगे या तुमको नौकरी में प्रमोशन दे देंगे, या वो लड़की से कहा जाए कि तुमको हम और जॉब दिलवा देंगे, कोई ये ढंग का ऐसी भी चीज उसको लालच दिया जाए, तो ये लालच दे करके आपको समझिए कि बहुत बड़ा क्राइम ये आईपीसी में भी था। इस नए बीएनएस एक्ट के तहत तो उसको और गंभीर बना दिया गया है और इस व्यक्ति ऐसे लोगों की सजा कम से कम 7 साल की होती है अगर ये सिद्ध हो जाए कि इन्होंने ये ऐसे व्यक्तियों ने यौनाचार किया है किसी महिला के साथ और उसको झांसा दिया है, उसको उल्टे आश्वासन दिए हैं इस ढंग के, तो ये गंभीर अपराध है। ये आईपीसी में भी गंभीर अपराध था, यहाँ भी अब गंभीर अपराध है और इसको और गंभीर बना दिया गया है, यहाँ तक कि ऐसी चीजों के लिए कम से कम 10 वर्ष की सजा। जी, अच्छा ये बताइए कि 0 एफआईआर और गिरफ्तारी पर क्या नया प्रावधान है? देखिए, जीरो एफआईआर का प्रावधान तो ये है कि पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए मैं 1 मिनट के लिए बनारस का रहने वाला और कोई घटना मेरी बनारस में हुई और मैं दिल्ली में था, तो वो कहा जाता था कि आप जाइए बनारस में ही एफआईआर दर्ज कराइए, क्योंकि हमारा जुरिसडिक्शन नहीं है। पहले क्या होता था कि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने का इंतजार कर देते थे और कहते थे कि ये इलाका हमारे थाने में नहीं आता है, हो सकता है उसका 200 कदम की दूरी पर वो दूसरा थाना पड़ जाता और 200 कदम की दूरी पर दूसरा थाना, तो कहते थे कि नहीं, आप उस थाने में जाइए जहां पर आपका जुरिसडिक्शन है।
जो क्षेत्राधिकार है। लेकिन 0 FIR एक तरह का क्रांतिकारी परिवर्तन है कि जो अपराध कहीं भी हो, देश के किसी भी कोने में हो, आप जाकर के FIR दर्ज करा सकते हैं और FIR दर्ज कराने के बाद वो पुलिस वाला उसकी जांच करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेगा, वो बाध्य रहेगा कि वो उसकी जांच करे और जांच करने के बाद तो एक तो ये हुआ जैसे 0 FIR में अभी मान लीजिए दिल्ली के किसी या गाजियाबाद के या नोएडा में किसी थाने के किसी दूसरे थाने में घटना होती है तो वो पुलिस वाला सीधे कह देता था हमारे एरिया में यहाँ बता देता, कहता था कि नहीं। अब की ये है कि कहीं भी घटना हुई हो, कहीं भी क्राइम हुआ है तो उसका वहीं पर रिपोर्ट दर्ज करनी पड़ेगी जहां पर कि वो विक्टिम जो है वो पीड़ित व्यक्ति वहां जाता है। एक तो सबसे जरूरी बात तो ये हो गई कि वो इसके लिए वो जाता है वहां पर। और दूसरी घटना ये बात आ गई है कि अब FIR दर्ज होने के बाद तुरंत उसकी जांच होगी, जांच के बाद वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन के बाद कोर्ट को भी कुछ हिदायत दी गई है कि आप जल्दी से जल्दी किसी केस का फैसला करें। तो हालांकि ये पहले भी था कि जल्दी से जल्दी उसका, और नियम तो ये है कि अगर घटना हुई है तो घटना के तुरंत बाद FIR दर्ज करा जाए। लेकिन अगर किन्हीं कारणों आदमी कोई ट्रेन में चल रहा है, कहीं जा रहा है और FIR दर्ज नहीं करा सका है तो FIR जब भी दर्ज कराता है जल्दी से जल्दी उस घटना के बाद FIR दर्ज कराता है तो पुलिस उसकी जांच करे और जांच करने के बाद उसको उसकी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट देने के बाद मुकदमा चलेगा। पहले यह था कि अभी भी है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, अगर गंभीर अपराध है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसमें आपको दिया गया है कि आप उसको 90 डेज के अंदर 90 दिन के भीतर दें, और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो 60 दिन के भीतर आपको चार्जशीट फाइल करना है और फाइल करके आप दीजिए और वो कोर्ट उस पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई करेगा। और जनरल गाइडलाइन भी एक कोर्ट को दी गई है कि कोर्ट इस चीज को इंश्योर करे कि कम से कम समय में किसी भी इस ढंग का अपराध की जांच हो जाए जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको न्याय मिल सके, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस नहीं, अगर देर हो जाती है तो उसको एक तरह से न्याय नहीं मिल पाएगा। जी ठीक है। अच्छा ये बताइए कि FIR जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है? देखिए ऐसा है कि ये समय सीमा तो तय की गई है, ठीक करें, लेकिन ऐसा है कि ये समय सीमा पहले से तय कि आप समय सीमा के अंतर्गत करते हैं। कहते हैं कानून बना है, अब कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं हो पा रहा है तो वो जैसे आपको लेबर एक्ट में बताऊं, लेबर एक्ट में ये है कि आपको 90 डेज 3 महीने के भीतर फैसला करना। और आज की स्थिति आप देख लीजिए कि 8-8, 10-10 साल से वो लेबर कोर्ट में मुकदमे पड़े हुए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं जो सक्षम होते हैं। इसी तरह से यहाँ भी है कि 90 डेज के भीतर आप उसका फैसला कर दीजिए, वरना पीड़ित व्यक्ति कब तक लेकर के उसको पड़ा रहेगा, तो ऐसी स्थिति आ जाती है। तो ये तो एक दिया हुआ है कि BNS के अंतर्गत ये है कि आप जल्दी से जल्दी इसका फैसला दे दें और 90 डेज के भीतर कर दें। ये तो है, प्रावधान है, ये रखा हुआ है, लेकिन इसका अनुपालन ठीक ढंग से हो पाता है या नहीं होता है, इसको जुडिशियल सिस्टम को ठीक ढंग से ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इस पर समय सीमा को कड़ाई से पालन करवाना पड़ेगा। जी सर ये बताइए कि मामलों की जल्द निपटारे पर सुनवाई के क्या नियम कायदे हैं, क्या कानून है? जल्द निपटारे के लिए कानून तो यही है कि आप उसकी जल्दी से जल्दी जांच हो जाए, जल्दी से जल्दी उसकी चार्जशीट पेश हो जाए और जल्दी से जल्दी उसके पास और उस पर हियरिंग हो जाए। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कर दिया है कि आप 30 मिनट से ज्यादा यानी आधा घंटा से ज्यादा किसी चीज को आप लेकर नहीं रखें, और अगर आपको रिटर्न में कोई चीज देना है, आपको कोई बहस की चीज देना है तो 3 पेज के भीतर आप दे दीजिए, वरना क्या होता है कि वकील लोग खड़े हो जाते हैं और एक एक मुकदमे को 3-3, 4-4 दिन तक घसीटते रह जाते हैं। वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस का मामला तो है नहीं, वो तो एक क्राइम का मामला है। क्राइम अगर प्रूव हो गया, उसको जांच कर दिया है तो आप उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन करिए, जीरा करिए और पता लगाइए कि देखिए हुआ है कि नहीं, वो साफ साफ बात सामने आ जाएगी। नहीं तो लोग क्या करते हैं, कई दिनों तक उस चीज को लेकर पड़े रहते हैं। अब ये स्थिति आ गई है कि आप 30 मिनट के भीतर अपने ओरल माने मौखिक रूप से उस पर करेंगे
और 3 पेज के भीतर लिखित रूप में देंगे। और वो कोर्ट को भी आदेश दिया गया है कि वो समय समय पर इस चीज को मॉनिटर करे कि ये इसमें कितना आगे हम बढ़ चुके हैं, कितना नहीं बढ़े हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से ध्यान दें। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका परमानंद पांडे जी, आपने बहुत ही विस्तार से इस विषय से संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को दी है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।